गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम क्लास 10 के साइंस को पढ़ रहे हैं भाई। और अगर आप इस बोर्ड के एग्जाम में अपॉन बाई अपॉन नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें भाई, और सभी को इस चैनल के साथ जोड़ें। देखते हैं, देखो इस का आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके कैसे नया पदार्थ बनाता है। जैसे आप जानते हैं लोहा, लोहे पर नमी की उपस्थिति में जंग लग जाती है, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो वो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो इन सारी चीजों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। देखो आप 9th क्लास पढ़कर आ चुके हैं भाई, लेकिन 9th क्लास में इतना ज्यादा रसायन विज्ञान को नहीं पढ़ाया जाता है। विज्ञान के अंतर्गत ये जो पहला चैप्टर है ये रसायन विज्ञान का है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले और बहुत सारी चीजों को जानना होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, केवल रटते हुए चले जाएंगे। और मेरा उद्देश्य ये है कि आप आज से विज्ञान को समझना शुरू करें, और अगर समझकर पढ़ेंगे तो आप यकीन मानना हिंदी से भी ज्यादा आसान लगेगा आपको साइंस। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं भाई कि किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले उसमें जो यूज होने वाली चीजें हैं बिल्कुल बेसिक, जिनके बारे में स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होती है, पहले मैं आपको वो समझाने वाला हूं। सही है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जो तत्व होते हैं उनके जो प्रतीक लिखे जाते हैं उनसे संबंध होता है। तो पहले तो आपको यही जानना होगा भाई कि तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। सही है। उनमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसे होती है, प्रोटॉनों की व्यवस्था कैसे होती है, न्यूट्रॉनों की व्यवस्था कैसे होती है। क्योंकि इन सारी चीजों के बिना अगर हम आगे बढ़ भी गए तो चीजों को समझ नहीं पाएंगे। और वही वाली बात है, अगर आपने मकान की बुनियाद नहीं रखी तो उस पर मकान नहीं बनाया जा सकता। तो पहले मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं, एक या दो वीडियो में इन चीज को हम कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हम पढ़ेंगे भी। सही है। मैं आपको टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, सारी चीज हम करने वाले हैं। तो पहले कुछ शब्द लिखें आप, उन शब्दों को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे तत्व, तत्व क्या होता है ये जानने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं भाई कि अणु क्या होते हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं हम। परमाणु क्या होते हैं इनके बारे में जानने वाले हैं हम। यौगिक क्या होते हैं इनके बारे में जानने वाले हैं। और जो आयन होते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप नोट्स बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बनाएं। मैं हर शब्द की डेफिनेशन बोलूंगा भाई, और यही नोट्स आपके स्कूल में और ट्यूशन में काम आएंगे। आपको ट्यूशन में पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। आप अगर इन चीजों को पढ़ लेते हैं तो स्कूल में पढ़ाए हुए से काम आपका चल जाएगा, और लिखना भी नहीं पड़ेगा भाई, केवल स्कूल नोट्स बनाने पड़ेंगे। चीजें मैं सारी यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है। देखते हैं, देखो ये सारी चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं तत्व। तत्व क्या होता है भाई, तो आप समझने की कोशिश करें। ये एक शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। और अगर आप 9th क्लास पढ़कर आ चुके हैं तो पदार्थ के बारे में जानते होंगे। सबसे पहले चैप्टर में पदार्थ को ही परिभाषित किया गया है। पदार्थ या पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं भाई, द्रव्य। हमारे चारों ओर जो भी कुछ है वो सब कुछ द्रव्य है। मैं जो आपको दिखाई दे रहा हूं मैं भी एक प्रकार का द्रव्य हूं, और ये बोर्ड एक प्रकार का द्रव्य है, और ये मार्कर भी एक प्रकार का द्रव्य है। यानी कि आप अपनी आंखों से जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब कुछ द्रव्य या पदार्थ है। सही है। तो उसी का शुद्ध रूप है तत्व। पदार्थ का शुद्ध रूप है तत्व। शुद्ध रूप का मतलब क्या है, देखो आप समझें। मान लो ये एक तत्व है, बहुत ध्यान से समझना, और जैसे शब्द बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखकर चलना, चाहे आपको वीडियो रोकनी ही क्यों ना पड़े 1 सेकंड के लिए। सही है भाई। तो देखेंगे, देखो अगर कोई भी तत्व है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है भाई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो छोटे छोटे कण हैं, मान लो एक कण हमने ये निकाल लिया और एक कण हमने ये निकाल लिया, तो दो तरह के हो सकते हैं। या तो सारे के सारे कण ये परमाणु हो सकते हैं, नहीं तो ये सारे के सारे कण अणु हो सकते हैं। तो कितने प्रकार के कण हो सकते हैं, 2 प्रकार के,
परमाणु या फिर अणु। और परमाणु की दो विशेषताएं होती हैं, वो आपको याद रखनी है। उनके बारे में भी देखो अभी हम बात करेंगे। एक होता है उसका परमाणु क्रमांक। आप इन शब्दों को जानते जरूर होंगे लेकिन शायद पहचानते नहीं होंगे अच्छी तरह से। तो परमाणु क्रमांक और एक परमाणु भार। जैसे आप जानते हैं सोडियम को, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन को, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। जैसे आप जानते हैं क्लोरीन को, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन को, इसका 8 होता है। तो ये होते हैं परमाणु क्रमांक। एक साथ देखो सारी चीजें मैं आपको नहीं समझा सकता, एक एक करके हम पढ़ेंगे। और जब सारी वीडियो ये पढ़ लेंगे बेसिक वाली, तब आप मुझे बताना कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई। अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं। अगर आपका कोई सुझाव भी है वीडियो को लेकर कि सर आप ये नहीं ये चीज कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो उस चीज को भी आप लिखकर भेजें, मैं जरूर करूंगा भी। सही है, तो आप इतना समझ पाए भी। परमाणु, इसके दो मुख्य लक्षण होते हैं, एक परमाणु क्रमांक और दूसरा होता है परमाणु भार। सही है, परमाणु भार को हमें डिस्कस नहीं करना है, केवल परमाणु क्रमांक को करना है। क्लियर है भाई? तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, तत्व क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है और इसके छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो कण क्या कहलाते हैं भाई? परमाणु। और यदि सभी परमाणु, जितने भी परमाणु इसमें उपस्थित हैं, सभी परमाणु के परमाणु क्रमांक कैसे हों? एक समान। कैसे हो भाई? एक समान, तब उस पदार्थ को आप तत्व कहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बेशुद्ध पदार्थ, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, बेशुद्ध पदार्थ जिनमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक, जिसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक कैसा होता है? एक समान, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व। यह डेफिनेशन आपको लिखनी है। तत्व क्या होगा? एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होगा जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, जिन्हें हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। और तत्व में जितने भी कण उपस्थित होंगे उनमें से सभी के परमाणु क्रमांक क्या होंगे? एक समान। कहने का मतलब ये है, देखो मान लो ये सोडियम का परमाणु है। किसका परमाणु है? सॉरी, तत्व किसका है? ये सोडियम का तत्व है। तो इसका कोई सा भी परमाणु निकाल लो, आप ये वाला परमाणु निकाल लो, आप ये वाला परमाणु निकाल लो, आप ये वाला परमाणु, कोई सा भी परमाणु निकाल कर देख सकते हैं भाई, इसका परमाणु क्रमांक 11 ही आएगा। कितना आएगा भाई? 11, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो तत्व के बारे में आप समझ गए, क्लियर है, और परमाणु के बारे में आप समझ गए। इसके बाद में देखो हम अणु को देखते हैं, अणु क्या होता है। सही है, तो देखेंगे, देखो परमाणु के बारे में अभी बहुत सारी चीजें हमें समझनी है। आप लिखते चले, जैसे जैसे डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, अतिरिक्त चीजें जो भी बता रहा हूं वो भी लिखते चले। तो आप देखना, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको हर एक बात मेरी बोली हुई समझ में जरूर आएगी भाई। सही है, जैसे अणु क्या होता है, तो अणु देखेंगे, अणु किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण होता है, वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है प्रकृति में, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। सही है, तो आपको यही बात याद रखनी है, किसी भी पदार्थ का वह कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वही क्या कहलाता है? आपका अणु कहलाता है। सही है, जबकि अभी हमने परमाणु पढ़ा था, परमाणु कभी भी प्रकृति में आपको स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा, वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, यानी कि दूसरे पदार्थों से अभिक्रिया जल्दी करते हैं, दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं। जबकि अणु किस रूप में मिलता है आपको? बिल्कुल स्वतंत्र। जैसे प्रकृति में आपको हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में मिलेगी। सही है, आपको क्लोरीन Cl2 के रूप में मिलेगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। आपने ये तो पढ़ा है भाई, वातावरण में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सब अणु हैं जो प्रकृति में आपको स्वतंत्र रूप से मिलता है, वो सब क्या है भाई? अणु। क्लियर है, अणु को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं भाई?
मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो याद रखना अणु या फिर मॉलिक्यूल्स, इनके नाम तो इंग्लिश में आपको पता होने चाहिए भाई, सही है, बेसिक है बिल्कुल। तो इतना क्लियर हुआ। अणु क्या होता है? किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। हमने तत्व के बारे में जान लिया, हमने अणु के बारे में जान लिया। अब देखते हैं, देखो परमाणु। अब देखते हैं परमाणु क्या होता है भाई। और परमाणु से संबंधित बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हम इन्हें, ठीक है। एक साथ अगर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा तो नहीं समझ में आएंगी। परमाणु की देखो डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, सही है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक, आप लिखते चले भाई, मैं बोल रहा हूं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, अभिक्रियाओं में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु। समझे फिर, प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो तत्व भाग लेते हैं ना ही अणु। रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं, सही है। इसके बाद और लिखेंगे, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ना तो अपघटित होते हैं, ना तो अपघटित होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। तो ये दो तीन बात याद रखनी है कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं रह सकता और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ना तो कभी नष्ट होते हैं और ना ही कभी अपघटित होते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखेंगे, देखो परमाणु जो होता है इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, आप नई लाइन से लिखें, इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। आप एक तो बात याद रखें, प्रमुख लक्षण, और इन्हीं को आगे पढ़ना है फिर हमें। प्रमुख लक्षण है, एक तो है परमाणु क्रमांक, क्या होता है भाई, सही है। परमाणु भार, परमाणु भार ये क्या होता है? इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से लिखते हैं और इसे कैपिटल ए से लिखते हैं, सही है। और अगला होता है न्यूट्रॉनों की संख्या और इसे कैपिटल एन से लिखते हैं। क्लियर है। जैसे देखेंगे, आप कोई परमाणु लिख रहे हैं सोडियम का, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। अगर इस परमाणु को हम बनाएं, सही है, तो ये बनेगा ऐसे। देखो परमाणु के अंदर एक छोटा सा भाग धनावेशित होता है तो उसे कहते हैं नाभिक। इसके इस प्रकार से ये है गोलाकार परमाणु, बिल्कुल कैसा होता है भाई? गोलाकार। और ये कोष कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कोष। तो इनके बारे में अभी हमें नहीं जानना, हमें क्या जानना है भाई? परमाणु के परमाणु क्रमांक और उसके परमाणु भार। तो देखो ये कहलाता है, बीच में जो गोल है नाभिक, और नाभिक पर कैसा आवेश होता है? प्लस का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई? मैं इधर लिख देता हूं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। याद रखेंगे, इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होती है। न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन 11। क्लियर है। और इसमें एक चीज और होती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 11। अब देखो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में, आप लिखें, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? उसका परमाणु क्रमांक। उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? उसका परमाणु क्रमांक।
और प्रोटोनों पर कैसा आवेश होता है भाई, प्लस का। कैसा आवेश होता है, प्लस का। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब परमाणु भार क्या होता है देखेंगे। परमाणु भार नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। आप जोड़कर देख सकते हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं 12 और प्रोटॉन कितने हैं 11, टोटल कितना हो गया भाई 23। तो क्या इसका परमाणु भार मैंने 23 नहीं लिखा था। तो दो बातें तो क्लियर हो रही होंगी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पर, परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है भाई, अगर परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को आप घटा दें, मतलब 23 में से हम क्या घटा दें 11, तो कितना निकल कर आया 12। और यही होती है न्यूट्रॉनों की संख्या, यही क्या होती है भाई न्यूट्रॉनों की। तो याद रखेंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाने पर क्या प्राप्त होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। केवल इतना ही याद रखें। अब देखो एक चीज आपको समझ में आएगी कि ये सोडियम का परमाणु मैंने बनाया, सही है भाई। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, देखो प्रोटॉन 11, क्लियर है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 11, सही है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, कैपिटल जेड से। कितना है 11। क्या ये तीनों चीजें आपको एक जैसी नहीं लग रही, अरे तीनों एक हैं। तो आप याद रखेंगे, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके प्रोटॉनों की संख्या, सब कुछ क्या होते हैं भाई बराबर, सब कुछ क्या होते हैं बराबर। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, क्लियर है। अब देखो परमाणु के बारे में आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, और देखो हम पढ़ते हैं जो न्यूट्रॉन होते हैं, देखो 3 कण आपको दिखाई दे रहे हैं। अब 3 कण आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे पूरे का पूरा परमाणु बना है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है मुख्य रूप से, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, सही है। ये इनके प्रतीक हैं भाई, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन, क्लियर है। आप याद रखेंगे, चाहे तो लिख सकते हैं, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी डिटेल आगे आपको मिलेगी भाई, सही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस का आवेश होता है, प्रोटॉन पर एक प्लस का आवेश होता है, जबकि इस पर शून्य, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, सही है। और जिन पदार्थों पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उन पदार्थों को हम कहते हैं उदासीन। ये शब्द जरूर याद रखें भाई, उदासीन, या फिर इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में, न्यूट्रल, सही है। तो आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ना तो प्लस का और ना ही माइनस का, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं भाई, उदासीन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं। अब देखेंगे, देखो आप एक लाइन लिखें बड़े बड़े शब्दों में कि परमाणु उदासीन होता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो परमाणु उदासीन होता है। क्लियर है। फिर परमाणु के बाद चलेंगे हम आयन पर। परमाणु कैसा होता है, उदासीन। आपको कैसे पता कि परमाणु उदासीन होता है, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, सही है। ध्यान से देखें भाई, बहुत ध्यान से। जैसे सोडियम का परमाणु मैंने बनाया, परमाणु क्रमांक अभी हमने पढ़ा 11, और जैसे जैसे मैं एक एक करके आपको बताता रहा हूं, वैसे याद करते चलेंगे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, क्योंकि हमें 30 तक जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक याद करने हैं, क्लियर है भाई। तो देखेंगे, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु भार 13। तो परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं, जेड से। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 11, अभी पीछे बात की।
इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 11, और न्यूट्रॉन अगर हमें निकालने हो, न्यूट्रॉन अगर हमें निकालने हो तो 23 में से घटा देते हैं, कितने बचे 12। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सही है। अब मैं बना रहा हूं देखो परमाणु का नाभिक, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाकी के बाहर, परमाणु के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब जरा ध्यान से देखना, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं 11, और प्रोटॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको 12। तो अब आप जरा ये नहीं बता सकते भाई प्रोटॉन पर कितना, सॉरी गलत लिख दिया भैया, न्यूट्रॉनों की संख्या है 12 और प्रोटॉनों की संख्या है 11। न्यूट्रॉनों की संख्या है 12 और प्रोटॉनों की संख्या है 11। तो ध्यान से देखेंगे एक प्रोटॉन पर कितना प्लस का आवेश बताया मैंने 1, तो 11 प्रोटॉन पर कितने प्लस के आवेश हो गए 11। क्लियर है। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि इसके नाभिक पर प्लस के कितने आवेश होंगे 11। याद रखना परमाणु के नाभिक, परमाणु का नाभिक कैसा होता है धनावेशित। कैसा होता है भाई धनावेशित। नाभिक कैसा होता है धनावेशित, ये लाइन याद रहेगी। जबकि इसके बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1 है, तो 11 पर कितने आवेश हो जाएंगे माइनस के 11। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस के 11 माइनस के 11 जोड़ोगे तो 0 आएगा, तो पूरे का पूरा परमाणु उदासीन होगा, लेकिन नाभिक कैसा होगा धनावेशित। क्यों? क्योंकि इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, और इसी कारण परमाणु क्या होता है भाई उदासीन। तो आज हमने जाना तत्व के बारे में, अणु के बारे में और परमाणु के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे यौगिक और आयन के बारे में। आप इन चीजों को पढ़ना और समझना भाई। अगली वीडियो में 2 से 3 वीडियो में मैं आपको हर एक चीज क्लियर करा दूंगा जो आप 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे 10th का। फिर आप अपने आप को एक परिपक्व समझेंगे कि हाँ मुझसे भी रसायन विज्ञान के बारे में बहुत कुछ आता है भाई। तो इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं भाई, क्योंकि हम इस चैनल पर 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं। तो आपके जो भी जानते पहचानते हैं भाई आपको, या आप जिनके बारे में जानते हैं जिनके बच्चे छोटी छोटी क्लासों में हैं 8th 9th 10th, तो उन सभी को जरूर बताएं, अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।